नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 73 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 73 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो आईएनसी की जो पहला पहला जो अधिवेशन था, इसकी जो अध्यक्षता है वो डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की जाती है। एक बार क्वेश्चन परीक्षा में एग्जामिनर ने पूछा था कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था इसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो इसमें 72 लोग शामिल थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने सदस्यों ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा था कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ। तो पहला अगर 85 में हुआ था तो दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप भी एसपीटेट जून की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं या फिर हमारी क्लासेस को परचेज करना चाहते हैं जहां पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमारे हैंड रिटन नोट्स से हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षा को पास कर चुके हैं। तो 7876145409 तो 7876145409 पे आप कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। अच्छा, बात कर रही थी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की। कहाँ पे हुआ था ये? 86 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन होता है वो 1887 में होता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो बदरुद्दीन तैयब जी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी है। अच्छा, चौथा अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। अच्छा, जॉर्ज यूल कांग्रेस के कैसे अध्यक्ष थे? तो जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ईसाई या पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो अगर पूछा जाएगा पहले हिंदू अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष तो डब्ल्यू सी बनर्जी, अगर दूसरे अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी। ये पहले फारसी अध्यक्ष भी थे क्योंकि फारसी धर्म से ये संबंधित थे, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो गलती नहीं करना है, बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर पहले ईसाई अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूल है। अच्छा, कांग्रेस की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में होती है। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम साहब के द्वारा की गई थी। तो ऑलन ऑक्टेविन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आप ये बताइए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत के वायसरॉय उस समय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। याद रखना है, अंग्रेज बहुत डफर थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर डाली। क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जाए, गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में से कौन, निम्न में से कौन भारत के प्रथम वॉयसरॉय थे? अगर भारत के प्रथम वॉयसरॉय की बात करें तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग साहब की बात करूँ तो इनका शासनकाल 1856 से 1862 के आसपास का था। लॉर्ड कैनिंग साहब भारत के पहले वॉयसरॉय थे। शासनकाल इनका, कार्यकाल इनका मैंने आपको बता दिया। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत में 1857 का विद्रोह होता है तो भारत के वायसरॉय उस समय कौन थे, या भारत के उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल। तो जब 1857 का विद्रोह होता है तो उस समय 1857 की जो क्रांति होती है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था वो कब आया था? तो ये 1856।
तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी कैनिंग साहब के समय ही आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आया था भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम बोले तो 1861 में ये आता है। पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत परिषद अधिनियम कब आया, तो बोलेंगे 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय दंड संहिता, तो भारतीय दंड संहिता पर भी इनके द्वारा रोक लगाई गई थी लॉर्ड कैनिंग साहब के द्वारा। तो इनके द्वारा बहुत सारे यहाँ पर कार्य किए गए थे और भारतीय दंड संहिता अधिनियम जो है वो 1 जनवरी 1862 के आसपास जो है वो लागू किया गया था। अब ऑप्शन में और भी बहुत सारे नाम है। ऑप्शन में भाई लॉर्ड लिंटन दिया है। लॉर्ड लिंटन की बात करूँ तो इनका शासनकाल 1876 से भारत के ऐसे वॉइसरॉय जिनका शासनकाल 1876 से 1880 के बीच में था, वो थे लॉर्ड लिंटन। अच्छा, लॉर्ड लिंटन की अगर मैं बात करूँ तो इनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम आया था उसको पारित किया गया था 1878 में, जिसके तहत भारत के जो पत्रकारिता थे, पत्रकार थे, उनको दबाने का जो यहाँ पर जो है वो प्रयास बखूबी रूप से किया जा रहा था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने। लॉर्ड लिंटन के समय ही 1878 में भारत में अकाल आयोग की स्थापना, क्योंकि 1878 के पास भारत में जो है वो भूखमरी फैल गई थी, इसीलिए एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी 1878 में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, किसके समय, लॉर्ड लिंटन के समय। अच्छा, दूसरा अफगान युद्ध। दूसरा अफगान युद्ध जो होता है वो 1878 से 1880 के बीच में लॉर्ड लिंटन के समय ही हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिंक दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम वॉइस रॉय थे, इस बात को आपने याद रखना है। भारत के प्रथम क्या थे, गवर्नर जनरल थे। वॉइस रॉय नहीं थे, क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल। इनके द्वारा ही, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन, इनके बारे में आप जरूर जानते ही होंगे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का वास्तविक नाम क्या था। तो अगर इनके वास्तविक के नाम के बारे में बात करें तो इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो वास्तविक नाम है, इनका जो रियल नेम है वो नरेंद्र नाथ दत्त जी है, इस बात को आपने याद रखना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में, ये भी पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म कलकत्ता में हुआ। इसीलिए 12 जनवरी को भारत में अब क्या मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। भाई ये युवा थे, इन्होंने बहुत नाम कमाया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके गुरु का नाम क्या था। तो इनका गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। इनके द्वारा 1893 में शिकागो जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया गया था। तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में यहाँ पर बहुत बेहतरीन भाषण इन्होंने दिया था नरेंद्र नाथ दत्त ने। तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था, उसमें नरेंद्र नाथ दत्त ने अपने अनुभव को दिखाया था, प्रतिभा को दिखाया था। अच्छा, नरेंद्र नाथ दत्त के गुरु का नाम रामकृष्ण मिशन था, इसीलिए इन्होंने 1897 में, रामकृष्ण परमहंस था इसलिए 1897 में इन्होंने एक स्थापना की, किसकी, रामकृष्ण मिशन की। तो सीधा क्वेश्चन आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में की जाती है। और इन्होंने एक नारा दिया था जो कि बहुत फेमस नारा है, इस नारे को आपने ज़रूर याद रखना है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ये नारा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये नारा इन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए दिया था, इसीलिए इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो अगर बात करें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मैंने पढ़ाया, इसका नामकरण जो है वो किया गया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाने लगा, क्योंकि इसका नाम बदला किसने, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये, इनको भारत का वृद्ध पुरुष भी कहीं ना कहीं किताबों में कहा गया है। और इनके द्वारा एक
किताब लिखी गई है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो याद रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है वो उसके राइटर है दादा भाई नौरोजी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बोले इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। कब कब बने? तो एक बार बने ये 1886 में और 1893 में, और इसी बीच ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि विदेश की या ब्रिटेन की संसद में या ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय, तो 1892 की बात होती है कि ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय होते हैं दादा भाई नौरोजी, वहाँ पर उनको चुना जाता है। और 1886, 1893 और 1906 में ये कांग्रेस के क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। और 1906 में इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इसके बाद एक नाम हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक, वही सीधा क्वेश्चन आता है कि किसे भारत में लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इनके दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? अच्छा, एक बात और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मैं अगर कहूँ तो इनके द्वारा इनकी दो पत्रिका बहुत फेमस है। एक है केसरी, जो कि मराठा भाषा में लिखी गई थी। तो केसरी पत्रिका किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। दूसरी है, इनकी किताब का नाम है मराठा। तो याद रखना, केसरी लिखी थी मराठा भाषा में और मराठा जो पत्रिका थी वो लिखी थी अंग्रेजी भाषा में। तो केसरी और मराठा किसकी पत्रिका है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। इनके द्वारा ही एनी बेसेंट के साथ जो है वो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करता हूँ तो इनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, सीधा क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की जाती है। और 1905 में जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन था, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की इनके द्वारा की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। अब एक नाम और यहाँ पे बचा है, वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876। तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भाई याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में किसने की? तो ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि धमुआरी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है? देखिए, किस नदी पर है ये बोला जा रहा है। तो अगर धमुआरी सुंडा जल विद्युत परियोजना की बात करें, ये अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में भी थी, तो यहाँ पे इनको उसको परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो अगर धमुआरी सुंडा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये पब्बर नदी पर है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो धमुआरी सुंडा जल विद्युत परियोजना है ये कितने मेगावाट की है? तो ये 70 मेगावाट की है और ये पब्बर नदी पर है और ये शिमला में है। आपको पता है पब्बर नदी चंद्रनाहन झील से निकलती है, इस बात को आपने याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को आप डिटेल से देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर काम आने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जो लारजी जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है? तो अगर लारजी जल विद्युत परियोजना की बात करें तो लारजी जल विद्युत परियोजना जो है वो ब्यास नदी पर है। और कितने मेगावाट की है लारजी जल विद्युत परियोजना? 126 मेगावाट की है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये बताइए संजय जल विद्युत परियोजना, जिसको भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, वो किस जिले में है? तो संजय जल विद्युत परियोजना आपके किन्नौर जिले में है और ये कितने मेगावाट की है? 120 मेगावाट की है। या ये भावा नदी या सतलुज नदी पर निर्मित है। याद रखना, ये 120 मेगावाट की है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि आप ये बताइए कि आपका जो बैरासियूल जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है? तो ये बैरासियूल जो सहायक है किसकी? रावी नदी की। तो बैरासियूल जल विद्युत परियोजना भरमौर चंबा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिब्रा जल विद्युत परियोजना, ये भी रावी नदी पर है। हिब्रा भी परीक्षा में पूछी गई है। हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन आया है पेपर में। बहुत बार पेपर में जो है वो एक जल विद्युत परियोजना बहुत पूछी जाती है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश सरकार की जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है ऊहल 2 जल विद्युत परियोजना। तो ऊहल जो है वो किसकी सहायक है? तो ऊहल एक नदी है जो कि किसकी सहायक है? ऊहल जो है वो ब्यास नदी की सहायक है।
क्योंकि जो ऊहल नदी है वो मंडी में ब्यास में मिल जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, एक और देख लेते हैं, एक हमारे पास है गज जल विद्युत परियोजना। तो गज जो है वो ब्यास नदी पर है, 10.5 मेगावाट की है गज जल विद्युत परियोजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बंदर घाटी किस जिले में स्थित है। अगर बात करें बंदर घाटी की, तो बंदर घाटी कहाँ पर है? तो अगर बंदर घाटी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है। अच्छा, बंदर घाटी आपके चंबा में है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि बंदर घाटी चंबा में है, इसको दूध एवं शहद की घाटी भी कहा जाता है। तो बंदर घाटी आपके चंबा में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको चंबा घाटी, रावी घाटी एवं दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि आप ये बताइए कि जो आपकी पट्टन घाटी है वो कहाँ पर है। तो पट्टन घाटी जो है वो लाहौल स्पीति में है। पट्टन घाटी लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में ही आपकी पीन घाटी है, लाहौल स्पीति में ही लिंगटी घाटी है और चंद्रा घाटी, ये सारी की सारी लाहौल स्पीति में। एक बार क्वेश्चन आया था कि किन्नौर में कौन सी घाटी है। तो अगर किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में है आपकी बसपा घाटी, और बसपा घाटी आप सब लोग जानते हैं कि इसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मतलब कि सारी की सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली, जितनी ज़्यादा बातें करोगे उतना ज़्यादा काम आने वाला है। अच्छा, हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली, फर्टाइल बोले तो सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है बलय घाटी, जो कि हिमाचल के मंडी ज़िले में स्थित है। मंडी की बात करें तो मंडी में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैलीज है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं। तो अगर बात करूँ मैं मंडी की, तो मंडी में आपकी चोहार घाटी है, चोहार घाटी मंडी में है। आपकी चौंतरा घाटी मंडी में है। आपकी इमला बिमला घाटी कहाँ पर है? मंडी में। तो इमला बिमला घाटी, चोहार घाटी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चौंतरा घाटी बहुत बार आया है, और इमला बिमला घाटी भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सारी आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको परीक्षाओं में काम आने वाली है और आपको नंबर दिलाने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ। धामी गोलीकांड 1939 को हुआ, लेकिन अब एग्जैक्ट धामी गोलीकांड पूछा जा रहा है कब हुआ। तो धामी गोलीकांड आप याद रखेंगे 16 जुलाई 1939 को हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, धामी जो गोलीकांड हुआ था, तो धामी जो आंदोलन होता है इसका नेतृत्व किसने किया था। तो धामी गोलीकांड जब हुआ था तो इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? भागमल सोथा। तो भागमल सोथा जी के द्वारा जो है वो धामी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, धामी मूवमेंट जो हुआ था। अच्छा, धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धामी रियासत की स्थापना किसके द्वारा। तो धामी एक रियासत भी थी, तो धामी रियासत की स्थापना गोविंद पाल, किसके द्वारा? गोविंद पाल के द्वारा की जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस धामी रियासत की जो राजधानी थी वो थी हलोग। कहाँ थी? हलोग। हलोग वही है जहाँ पर पत्थर का खेल मेला भी मनाया जाता है। तो पत्थर का खेल मेला कहाँ पे होता है? हलोग में होता है। हलोग के लोग पत्थर का खेल मेला मनाते हैं, और 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। एक बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि धामी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो धामी प्रजामंडल की स्थापना 13 जुलाई 1939 को आसपास होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कुनियार प्रजामंडल की स्थापना। तो कुनियार प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में होती है। एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो स्थापना है वो 1946 के पास होती है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पोरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो पोरी फेयर, देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोरी फेयर, आप इसको बहुत डिटेल से याद रखें। पोरी मेला जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। अच्छा, पोरी मेला लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। आप ये बताइए कि पोरी मेला तो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, इसके अलावा लाहौल स्पीति में और क्या क्या मनाया जाता है। तो लाहौल स्पीति में आपका एक सिसु मेला मनाया जाता है। तो सिसु मेला लाहौल स्पीति में, सिसु के अलावा एक गोची फेस्टिवल होता है, ये भी लाहौल स्पीति में होता है। गोची के अलावा हालदा फेस्टिवल भी आपका लाहौल स्पीति में होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है लोसर। लोसर कहाँ पे होता है? तो लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में जो है एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको नाम देते हैं लोसर। तो लोसर जो है वो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोसर फेस्टिवल नववर्ष के रूप में मनाते हैं। तो लोसर किन्नौर में भी होता है, लाहौल स्पीति में भी होता है। फुलेज फेस्टिवल कहाँ होता है? तो फुलेज आपका देखने को मिलेगा ओनली ऑन किन्नौर में, इस बात को आपने याद रखना है। सिरमौर की बात कर लेते तो सिरमौर में आपका
त्रिलोकपुर मेला लगता है, इसको माँ बाला सुंदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय मेला भी लगता है जो कि 6 दिन तक लगता है, तो वो उस मेले का नाम है रेणुका माता का अंतर्राष्ट्रीय मेला। तो रेणुका माता का अंतर्राष्ट्रीय मेला कितने दिनों के लिए लगता है? 6 दिनों के लिए लगता है। और याद रखना ये दिवाली के 10 दिन बाद, दिवाली के 10 दिन बाद रेणुका माता का अंतर्राष्ट्रीय मेला मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सोलन की बात करें तो सोलन में शूलिनी मेला जो कि जून माह में मनाया जाता है। तो शूलिनी मेला कब लगता है? जून में लगता है। सोलन के अर्की की बात करूँ तो सोलन के अर्की में एक मेला लगता है सैर मेला, इसको सैर मेला के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर बैलों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, सोलन में लगता है। और एक लगता है सैर मेला, इसमें भैंस की बलि, ऐसा माना जाता है कि भैंस की बलि होती है और यह देवी जो महिषासुर मर्दनी द्वारा दानव की हत्या का प्रतीक है। तो मतलब ऐसा बोला जाता है इस मंदिर से। कौन सा? एक सैर मेला है, एक सैर मेला है, तो दोनों के दोनों सोलन में मनाए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए आपको बिल्कुल डिटेल से याद रखनी है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, और अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको मेरे को एक कोड देना है YA+2 20+2। तो ये कोड हमारा आज की वीडियो का रहेगा। ये सुबह 8 बजे से पहले जो इस वीडियो को देखेगा उसको मेरे नोट्स पे 20% की छूट मिलेगी, और जो कल रात 7 बजे से पहले इस वीडियो को देखेगा उसको 20% की छूट मिलने वाली है। तो आप इस बात को ज़रूर याद रखें। तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना 1972 में होती है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि HRTC हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना भी 1974, एग्जैक्ट बोले तो 2 अक्टूबर 1974 को ही होती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि 1974 में और क्या क्या हुआ? तो 1974 में हिप्पा बोले तो जहाँ पर हमारे HS अधिकारी है उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1974 को ही होती है हिप्पा की। और हिप्पा को जो है वो द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो याद रखना है द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाता है? हिप्पा को कहा जाता है। और हिप्पा की स्थापना 1974 के आसपास हुई थी, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनने वाला है। क्वेश्चन तो ये भी बनना वाला है कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट जो कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1972 के आसपास हुई। हिमाचल प्रदेश वन निगम, याद रखना है, कॉरपोरेशन बोर्ड, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन बोर्ड। क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना, तो हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में हुई। क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना, तो यूनिवर्सिटी की स्थापना 22 जुलाई 1970 को होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि SPU की स्थापना कब हुई? तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी 2021 में हुई या 22 में? सभी लोग सही आंसर दें। अच्छा, हिमाचल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि धर्मशाला में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2009 में हुई। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।